नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन वेदाकारी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पादप श्वसन। आज हम पादप श्वसन के बारे में जानेंगे, देखेंगे श्वसन क्या है, जंतुओं में किस प्रकार श्वसन होता है, पादप में किस प्रकार श्वसन होता है, पादप किस प्रकार श्वसन की क्रिया में क्या बनाते हैं उत्पाद और क्या उत्पाद बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन का क्या यहाँ पे रोल रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल रहेगा और पादप में श्वसन करने के लिए कौन से भाग महत्वपूर्ण हैं, हम उनके बारे में हम जानते हैं। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और पादप श्वसन के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। दोस्तों, पादप श्वसन के बारे में आपको समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको इसमें थोड़ा सा भिन्नता दिखा दूं कि जो जंतु है और जो पादप श्वसन है, पादप श्वसन में क्या रहेगा कि पादप ऑक्सीजन वातावरण से ले रहे हैं, वातावरण से ऑक्सीजन ले रहे हैं जिसे कि प्राणवायु कहते हैं। तो वो ऑक्सीजन लेके पादप का हर भाग ऑक्सीजन लेगा, पत्ती, तना और जड़। लेकिन जंतुओं के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है बेटा, वो कहाँ से जाएगी? नाक से जाएगी, नाक से होते हुए फेफड़ों तक जाएगी। तो जो जंतुओं में ऑक्सीजन नाक से होते हुए फेफड़ों तक जा रही है, उस ऑक्सीजन के जाने की प्रक्रिया को, नाक से होते हुए फेफड़ों तक जंतुओं में ऑक्सीजन जाने की प्रक्रिया को बेटा हम कहते हैं स्वच्छावास या ब्रीदिंग। क्या कहते हैं बेटा? स्वच्छावास या ब्रीदिंग। इसको रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं, इसको श्वसन नहीं कहते हैं। याद रखें बेटा, श्वसन और ब्रीदिंग, स्वच्छावास में अंतर है। श्वसन और स्वच्छावास में अंतर है। नाक से ऑक्सीजन का फेफड़ों तक जाना स्वच्छावास है, ब्रीदिंग बोलते हैं। और फेफड़ों से हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का घुलना और कोशिकाओं तक पहुंचना, फेफड़ों से रुधिर में ऑक्सीजन का घुलना और कोशिकाओं तक पहुंचना, यह प्रक्रिया श्वसन में आएगी, क्योंकि वहां तक पहुंचेगी, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच गई तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन क्या करेगी? जाके वहां पे ग्लूकोज को तोड़ेगी। जो कोशिका ने ईंधन के रूप में ग्लूकोज के लिए उसे तोड़ेगी और ऊर्जा बनाएगी। यही हम करते हैं। पादप में क्या होगा? ये स्वच्छावास क्रिया नहीं होगी, ब्रीदिंग वाली नहीं होगी, क्योंकि पादप का हर भाग जो है ऑक्सीजन ले रहा है, जड़, पत्ती, तना सब ले रहे हैं। अब होगा क्या कि बेटा पादप के सारे भाग ले रहे हैं, हमारे में अगर नाक बंद कर दी जाए, मुंह बंद कर दिया जाए तो इंसान 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में इंसान खत्म हो जाएगा। तो पादप में कोई ऐसी चीज़ है कि नाक, मुंह ऐसा कुछ बंद कर दो, जिसको दबा दो तो शायद मर जाए? नहीं, उसका हर भाग जो है ऑक्सीजन ले रहा है। ठीक है बेटा, तो हम यही मैं आपको अंतर बता रहा था कि हमारे में जो श्वसन की प्रक्रिया चालू होगी वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को रुधिर के द्वारा ले जाने से कोशिका में अंदर ऑक्सीजन पहुंचा देना। और जो हम श्वसन की क्रिया पढ़ रहे हैं बेटा, ये कोशिकीय लेवल पे पढ़ रहे हैं, मतलब कि एक कोशिका में श्वसन का क्या रोल है और कैसे श्वसन हो रहा है। ठीक है, एक पहली चीज ये याद रहेगी कि जंतुओं में किस तरीके से श्वसन शुरू हुआ, पादपों में कैसे हुआ। इस पाठ में हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो श्वसन है वो कोशिकीय लेवल पे हो रहा है, कोशिकीय स्तर पे देख रहे हैं। मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो पादप हो, चाहे कोई भी जंतु हो, मांसाहारी, शाकाहारी, सबको इस प्रकृति ने ईंधन के रूप में क्या दिया है? ग्लूकोज दिया है। सबको, कोई भी ईंधन ऐसा नहीं है ग्लूकोज के अलावा जिसको हमारी कोशिका तोड़ के ऊर्जा निकाले। हम कुछ भी खाएं, प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, वसीय पदार्थ खाएं, तेलीय पदार्थ खाएं, चाहे हम कुछ भी खाएं, चाहे हम मांस का भोजन करें, चाहे हम शर्करा खाएं, कुछ भी खाएंगे, वो हमारा शरीर उसको तोड़ के आखिरी में ग्लूकोज बनाएगा और उस ग्लूकोज को ही हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें। जैसे कोई गाड़ी है तो बेटा उस गाड़ी के अंदर होगा क्या कि हम ईंधन के रूप में, क्या अगर पेट्रोल से उसका इंजन चलता है तो उसमें केवल पेट्रोल ही डलेगा, समझ गए? अगर कोई डीजल इंजन वाली गाड़ी है तो उसमें डीजल ही डलेगा, कोई और ईंधन डाल के उस गाड़ी को चला नहीं सकते। तो इस जो हमारी सृष्टि की रचना हुई है उसमें जितने भी जंतु, जानवर, पादप बने हैं तो उनके अंदर प्रकृति ने क्या, कौन सा सिस्टम डाल दिया? ईंधन के रूप में ग्लूकोज ही रहेगा। याद रहेगा, ईंधन हमारे शरीर का क्या? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को तोड़ के हम क्या कर रहे हैं? ऊर्जा। जैसे कि पेट्रोल जलेगा तो ऊर्जा बनेगी तो गाड़ी चलेगी। तो शरीर में, कोशिका में ग्लूकोज जलेगा तो एटीपी निकलेगी। हमारे शरीर का ईंधन क्या? ग्लूकोज। ऊर्जा क्या? एटीपी। तो एटीपी निकलेगी तो शरीर आगे काम करेगा, इसीलिए तो हम ग्लूकोज तोड़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में बेटा हम यही पढ़ने वाले हैं कि ग्लूकोज तोड़ो, ऊर्जा निकालो और काम पे चलो। ठीक है, मतलब काम करो अपने। तो पादप में हम देखेंगे और बीच बीच में हम कुछ जंतु से संबंधित चीजें आएंगी तो वो हम आपको पढ़ाते चलेंगे। आगे बढ़े बेटा। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, श्वसन के बारे में बताया हुआ है। ये परिभाषा है बेटा
कि श्वसन क्या है। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है और हर कोशिका में कुछ ना कुछ इसको तोड़ने के लिए एंजाइम होते हैं। तो अब श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा कि हमारे द्वारा कोशिका में पहुंचे हुए जटिल पदार्थों को तोड़कर, जो भोजन में हमने खाया वो सारी चीजें पोषक पदार्थ कोशिका में पहुंचे, उनको तोड़ा, ग्लूकोज बनाया सब। तो हमारे क्या होगा कि जो हमने कुछ भी खाया, हमने या पादपों ने, वो कोशिका में जटिल पदार्थ सरल में टूटेंगे, सरल में टूटते टूटते ग्लूकोज तक तोड़ना है, ग्लूकोज में बदल गया और ग्लूकोज को तोड़ के हमने ऊर्जा निकाली। तो ये कैसी एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर या किसी भी पदार्थ को तोड़कर, जटिल कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा? श्वसन कहा। तो वही चीज यहां लिखी है, श्वसन जीवित कोशिकाओं में, जीवों में होने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि जीवित कोशिकाओं में मैंने बोला ना, बैक्टीरिया से लेके, एक कोशिकी से लेके पादप, जंतु सभी में होगी। ये ऑक्सीकरण की क्रिया है, मतलब इसमें ऑक्सीजन भाग लेगा, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ऑक्सीकरण की क्रिया है। और भोज्य कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके, अपघटन या विघटन होकर यह सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटेगा, मतलब कि ग्लूकोज में टूटेगा। जटिल पदार्थ किसमें टूटेंगे? सरल में। और सरल का भी सबसे सरलतम क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा और जल मुक्त करेगा। ठीक, ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6। तो यहां पे देखो, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बेटा, इस प्रकृति के अंदर ऑक्सीजन एक उत्प्रेरक है जो किसी भी चीज को विघटित कर सकता है। अगर हमें इस प्रकृति के अंदर किसी भी चीज को जलाना है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप जला नहीं सकते। माचिस से आग लगा नहीं सकते। अगर आग भी लग रही है तो ऑक्सीजन है, तभी कोई चीज जल रही है। तो इस ग्लूकोज को किसमें तोड़ा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा। तो 6 CO2 निकलेंगे, 6 अणु ऑक्सीजन के, और ATP के रूप में ऊर्जा निकलेगी। किसके रूप में? ATP। और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई मतलब 3, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, परिभाषा समझ में आ गई? जटिल पदार्थों को कैसी है? ये जीवित कोशिकाओं में या जीवित जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं और उस सरल कार्बनिक पदार्थ से हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब क्या है नोट? श्वसन में मुक्त ऊर्जा को ATP कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहां बताया था, नीचे श्वसन में जो ऊर्जा जो मुक्त हो रही है उसे ATP कह रहे हैं। ठीक है, ATP के रूप में मुक्त होती है और संग्रहित हो जाती है। ATP को कोशिका ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। मैंने आपको बताया बेटा अभी कि जो भोजन में हम ग्लूकोज खा रहे हैं और ग्लूकोज बना रहे हैं, वो ग्लूकोज क्या है? हमारा ईंधन। तो जीवित कोशिकाओं का ईंधन अगर आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन में, जीवित कोशिकाओं का ईंधन किसे कहते हैं, तो आप ग्लूकोज लगाएंगे आंसर। ठीक है, अगर पूछ लिया गया कि जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में किसे माना जाता है या ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, तो ATP को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। याद रहेगा, ATP को ऊर्जा मुद्रा, और ईंधन कोशिका का क्या है? ग्लूकोज। एक ATP से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है एक ATP से। याद रहेगा, कोशिका का ईंधन ग्लूकोज, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ATP, और एक ATP से कितनी ऊर्जा? 7.6 किलो कैलोरी। यह एक जैविक क्रिया है, जैसा कि मैंने बताया कि सभी जीवित कोशिकाएं श्वसन करती हैं। ठीक है, श्वसन की क्रियाएं कोशिका के अंदर होती हैं। श्वसन के क्रिया कारक, तो श्वसन में क्रिया कारक का मतलब जो है कि श्वसन में ये रासायनिक क्रिया है श्वसन, तो इस रासायनिक क्रिया में कुछ अभिकारक होंगे, कुछ उत्पादक होंगे। अभिकारक क्रिया करेंगे, उत्पाद बनेगा। तो जो अभिकारक है, क्रिया कारक है, वो क्या क्या है? श्वसन के क्रिया कारक वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा कोशिका वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कोशिका वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं बेटा, क्योंकि जो वसा है वो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, प्रोटीन है वो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट है वो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये सारे ही, ये 3 ही ऐसे चीज हैं, ये 3 ही ऐसे पदार्थ हैं। कुछ भी खाओ, चाहे मांस खाओ, चाहे तेल खाओ, चाहे घी खाओ, चाहे हम कोई अनाज खा रहे हैं, गेहूं, सरसों, चना, दाल, ऐसी कोई चीज खा रहे हैं, तो उनमें ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं हैं। और यही हमारा मूलभूत भोजन का आधार रहते हैं। यही 3 चीजें होती हैं हमारी, जो मूलभूत भोजन है जो हम डेली खा रहे हैं, तो उसमें यही 3 चीजें होती हैं। तो यही क्रिया कारक है। जब क्या होता है, जब कोई बंदा, मान लो कि कोई
भूख हड़ताल पे बैठा है, उसको कई दिनों तक खाना नहीं मिला, तो शुरू में उसके शरीर के जितना भी कार्बनिक पदार्थ होगा वो जलेगा और उससे एटीपी बनेगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वसा जलेगा। वसा के बाद हमारी जो कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए, तो कोशिका हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए तो कोशिका क्या करेगी, प्रोटीन तोड़ने लगती है, हमारे शरीर की प्रोटीन तोड़ने लगती है, जिससे आदमी कमजोर होने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है हमारा शरीर। कार्बोहाइड्रेट ना मिला तो वसा तोड़ेगा, वसा ना मिला तो प्रोटीन तोड़ेगा। ठीक है, पौधे तो अनशन करते नहीं है, भूख हड़ताल पे थोड़ी जाते हैं, मनुष्य जाता है बेटा। ठीक है, तो हमारे जो क्रिया कारक है वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे सबसे सरलतम तरीके से इसे तोड़ा जा सकता है। उसके बाद वसा को हमारा शरीर तोड़ता है, उसके बाद प्रोटीन को तोड़ के ऊर्जा बनाएगा। ठीक है, अगर कोई आदमी भूख हड़ताल पे बैठे तो सबसे पहले क्या टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा और उसके बाद प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वाधिक प्रयोग होने वाला, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सबसे सर्वाधिक प्रयोग होने वाला, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहले हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को उपयोग करता है ईंधन के रूप में। फिर क्रिया जिसमें ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या एकलक है, मोनोसैकेराइड है, एकलक है, जो कि मोनोसैकेराइड है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से इतनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसा, यह संग्रहित पदार्थ, वसा जो है हमारे शरीर में संग्रहित हो जाता है बेटा। वसा देखा है, जो आदमी ज्यादा घी तेल ऐसी चीजें खाते हैं तो वो मोटा जल्दी हो जाता है। घी तेल वाली चीजें खाएगा मोटा हो जाता है, मतलब उसमें वसा ज्यादा है। और वसा का हम वैसे भी ऊर्जा के रूप में, हमारा जो बॉडी, जो हमारा शरीर है, तो उसमें ऊर्जा के रूप में हमारा पहला पदार्थ क्या उपयोग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो इसे हमने कार्बोहाइड्रेट के रूप में इस्तेमाल कर लिया और इसको हमने तोड़ के ऊर्जा ले ली। अब हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए नहीं, हमने वसा ज्यादा खा लिया तो वो क्या संग्रहित हो जाएगा, और जब हमें जरूरत पड़ेगी कभी तो कार्बोहाइड्रेट को बदल दिया जाएगा और उससे ऊर्जा ले ली जाएगी। तो जब भी हम वसा से ऊर्जा लेंगे तो हमें 1 ग्राम से 9.8 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होगी। कितनी? वसा के 1 ग्राम से 9.8 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4.4 किलो कैलोरी। और प्रोटीन के अन्य बहुत से कार्य हैं, अतः इसका उपयोग केवल तभी होता है जब कार्बोहाइड्रेट व वसा का संग्रह समाप्त हो जाता है। मैंने जैसा आपको बताया था कि कोई आदमी मान लो भूख हड़ताल पे चला गया तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट तोड़ा और ऊर्जा मुक्त हुई। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, मान लो उसने और कुछ दिन तक 6-7 दिन बाद तक खाना नहीं खाया तो वसा तोड़ने लगा हमारा शरीर, हमारे शरीर ने वसा तोड़ना चालू कर दी। पता चला अगले 6-7 दिन तक और भूखा रहा तो वसा के बाद प्रोटीन पे आ गया, हमारा शरीर प्रोटीन से ऊर्जा निकालेगा, तो प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और ऊर्जा निकालेगा। तो कितना मिलेगा? 1 ग्राम प्रोटीन को अगर तोड़ के ऊर्जा निकालेगा तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से कि सर इसके 1 ग्राम से इतनी मिल रही है तो हमारा शरीर इसको क्यों नहीं तोड़ता, इसके 1 ग्राम को क्यों नहीं तोड़ता इतनी ऊर्जा जब मिल रही है? बेटा इसको तोड़ने के लिए जो हमारी ऊर्जा पहले लगेगी, किसी चीज को तोड़ने के लिए जो हमारी ऊर्जा लगेगी पहले, तो आप अंदाजा लगाइए कि इतनी मिल तो रही है, लेकिन इसे तोड़ने में हमारी ऊर्जा इससे भी ज्यादा खर्च हो जाएगी। तो हमारा शरीर कभी भी वो कार्य नहीं करता कि जिसमें पहले ऊर्जा ज्यादा खर्च हो फिर ज्यादा निकालो। तो ऐसा काम क्यों करें? तो ऐसा काम करेंगे कि जहां कम ऊर्जा देके ज्यादा फायदा हो और सरलतम रूप से। ये आसानी से हमारा शरीर ये वाली क्रिया कर सकता है, ये वाली क्रिया जो है हमारा शरीर आसानी से नहीं करेगा। इसके लिए विभिन्न और बहुत सारी चीजें चाहिए और बहुत सारे पदार्थ चाहिए और एक वैसी अवस्था चाहिए जहां पे वसा को तोड़ने वाली नौबत आ जाए। तो सामान्यतः सरलतः हमारे पास जो ईंधन है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि पूरी प्रकृति में ईंधन के रूप में ग्लूकोज रखा गया है कि यही ईंधन रहेगा, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, कोई भी हो, शेर हो, कोई भी हाथी हो, तो सबके पास ग्लूकोज ईंधन है। तो जब नेचर ने, जब हमारी प्रकृति ने बोल दिया कि ईंधन ही कार्बोहाइड्रेट है, तो फिर हम ये कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि हमारी गाड़ी इसी पे चल रही है, हमारा इंजन ही कार्बोहाइड्रेट पे चल रहा है। लेकिन आगे सिस्टम हमारा ऐसा अपडेटेड है कि उसके अंदर हम वसा को भी तोड़ सकते हैं, प्रोटीन को भी। तो सबसे पहले जब तक ये हमारे पास मौजूद है तो हमारा शरीर इन पे नहीं जाएगा। पहले किसको तोड़ेंगे? हम इनको तोड़ेंगे, फिर इनको, फिर उनको, जब जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा जरूर इससे ज्यादा मिलती है, लेकिन इस ज्यादा ऊर्जा के चक्कर में हम ज्यादा, हमारे शरीर को कार्य ज्यादा करना पड़ता है, हमारी कोशिकाओं को ज्यादा कार्य करना पड़ता है, तब इसका 1 ग्राम टूटता है, तब इससे इतनी ऊर्जा मिलती है। तो ये हमारे लिए लाभकारी नहीं है, हानिकारक की क्रिया है एक तरीके से।
ठीक है बेटा, आपको देखना है वसा पचाने के लिए बोलते हैं कि खूब एक्सरसाइज करो, खूब एक्सरसाइज। सोचो वसा पचाने के लिए हमारे शरीर से हम कितना काम लेते हैं तब वसा पचाई जाती है, तो ये एक्स्ट्रा काम लिया जाता है। ठीक है, सामान्यतः हमारे पास यह रहता है ईंधन के रूप में। आगे बढ़े, श्वसन के प्रकार में हम देखेंगे बेटा, हमारे कोशिका में या फिर हमारे इस पूरे संसार में दो प्रकार के श्वसन होंगे। एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई जंतु श्वसन कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीश्वसन। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कर रहा है उसे बोलेंगे अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन बोलेंगे एरोबिक और एनारोबिक। जो एनारोबिक है बेटा, ये एनारोबिक है, इसी एनारोबिक को बेटा हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन। इसी को क्या बोलते हैं? किण्वन या फर्मेंटेशन। ठीक है, किण्वन या फर्मेंटेशन इसी को बोलते हैं। हम इसी में किण्वन आपको समझा देंगे, अलग से किण्वन के लिए कुछ नहीं बताएंगे, इसी में हम आपके किण्वन पूरा समझा देंगे, जो कि आपके परीक्षा में जितना महत्वपूर्ण है उतना हम इसमें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो कितने प्रकार के श्वसन हो गए? एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीश्वसन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय और अवायवीय। यहाँ पे श्वसन की गलत हो गया है प्रिंट में, श्वसन। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। वायवीय अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जैसा कि मैंने बताया कि मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन होगी मौजूद, वहां ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी, अनुपस्थित होगी। फिर उसके बाद ये श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है तथा इस क्रिया में खाद्य पदार्थ ग्लूकोज है, वहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, वहां पे खाद्य पदार्थ ग्लूकोज ही होगा, जिससे ऊर्जा निकाल रहे हैं, आगे चल के तोड़ के हम ग्लूकोज में बदलेंगे। इसमें भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मैं आपको बताऊंगा ये पूर्ण और अपूर्ण किस लिए यहाँ पे लिखा गया है। इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण इसलिए होगा बेटा क्योंकि जो भोजन हमने खाया उससे ग्लूकोज बनाया कोशिका ने, और उस ग्लूकोज को हमने श्वसन में प्रयोग किया ईंधन के रूप में और उससे ऊर्जा निकाली। यहाँ पे भी ग्लूकोज का ईंधन के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उससे ऊर्जा निकाल रहे हैं। लेकिन बेटा जो ऊर्जा निकालेंगे तो यहाँ पे इनके पास दो चीजें नहीं है, एक तो ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि पूर्ण रूप से तोड़ा जाए, जैसा मैंने बताया था इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे धरती पे जो ऑक्सीजन है वो सबसे बड़ा उत्प्रेरक है, वो हर चीज को जलाने और तोड़ने में काम आ रहा है। तो यहाँ पे इनके पास पहली बात तो ऑक्सीजन नहीं है, एक ये हो गया, इसलिए पूर्ण रूप से ग्लूकोज का तोड़ेगा नहीं। दूसरी बात इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। हमारे पास क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित एंजाइम है, तो श्वसन की क्रिया में क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चलेगा। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगी और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ चलेगा? तो इनके पास दोनों चीज नहीं है, एक तो श्वसन के लिए पूर्ण रूप से तोड़ने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, दूसरा इनके पास क्रेब चक्र चलाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ठीक बेटा, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है जिससे इसको पूर्ण रूप से तोड़ सके ग्लूकोज को। जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्वसन इसी प्रकार का श्वसन, जो जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्वसन है, कुछ ज्यादातर जीव वायवीय श्वसन करते हैं और कम जीव है जो अवायवीय श्वसन, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया है और जो हमारे आंत में, जो मनुष्य के आंत में अंदर रहने वाले जो बैक्टीरिया है, अंतःपरजीवी है, जैसे कि हमारे अंतःपरजीवी फीताकृमि और ये सब है, तो वो भी अवायवीय श्वसन करते हैं। ठीक है, जो अंतःपरजीवी है वो। अब इसमें एक चीज देख लेते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा, क्या निकलेगा? CO2, H2O, ATP। और यहाँ पे ATP का नंबर दिया हुआ है, अच्छी बात है, याद रखें कि एक ग्लूकोज के तोड़ने पे, एक ग्लूकोज अणु के टूटने पे 38 ATP बने। यहाँ पे ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है इसीलिए ऑक्सीजन नहीं लिखा है। यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ा तो इसमें से आगे क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल बनेगा या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा, एथिल अल्कोहल या फिर लैक्टिक अम्ल बनेगा। और कितना मिल रहा है यहाँ पे? 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। ठीक, तो ऊर्जा की यहाँ पे मात्रा भी कम है, याद रहेगा। एक ग्लूकोज अणु के टूटने पे अवायवीय श्वसन में 21 किलो कैलोरी और वायवीय श्वसन में बेटा 38 किलो कैलोरी। आगे बढ़े, वायवीय अवायवीय श्वसन के बारे में देख लेते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में, प्रथम चरण जो ग्लाइकोलाइसिस, जो प्रथम चरण होगा ना वो
ग्लाइकोलाइसिस को प्रथम चरण बोला है। वायवीय श्वसन का जो प्रथम चरण ग्लाइकोलाइसिस है, उसका प्रथम चरण ग्लाइकोलाइसिस है और कहाँ हो रहा है? कोशिका द्रव में। तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक, यहां पे अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन के इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, जो होना है कोशिका द्रव में होना है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया? उनके पास तो जो कोशिकांग है, कोशिकांग के नाम पे इनके पास केवल क्या है? राइबोसोम है। वायवीय श्वसन पूर्ण रूप से कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, इनके पास ऐसा कुछ भी है नहीं, तो कोशिका द्रव में ही होगा। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा था। यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण रूप से, यहाँ पे ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पे पाइरूवेट से इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल बनेगा। यहाँ पे पाइरूवेट से ग्लूकोज से पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, CO2 और ये सब निकलेगा। ठीक, CO2 निकलेगा, H2 निकलेगा और ATP। उदाहरण के लिए जंतु और पादप, उदाहरण के लिए जीवाणु और अंतःपरजीवी, जीवाणु और अंतःपरजीवी, अंतःपरजीवी जैसे फीताकृमि। पादप में श्वसन की क्रिया देख लें। पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन एवं CO2, ऑक्सीजन एवं CO2 का आदान प्रदान हो रहा है। श्वसन की क्रिया में क्या हो रहा है पादप में कि ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं पादप और CO2 बाहर निकाल रहे हैं। हमने सुना होगा कि पादप क्या करते हैं, दिन में ऑक्सीजन ले रहे हैं, दिन में ऑक्सीजन ले रहे हैं और फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन लेके और ग्लूकोज बना रहे हैं, पादप के अंदर भोजन बना रहे हैं और CO2 का भी उपयोग कर रहे हैं साथ में। दिन में पादप जो है CO2 बाहर नहीं निकालते हैं, CO2 रात में निकलेगी, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो उसे बाहर निकाल देंगे। हमारे पास जो श्वसन, जो ऑक्सीजन जो जा रही है हमारे शरीर में, वो नाक से अंदर जा रही है फेफड़ों तक, फेफड़ों से रुधिर के साथ मिलके कोशिका तक। गैसों के आदान प्रदान के लिए यहाँ पे जो पादप है वो गैसों के आदान प्रदान के लिए पत्ती के ऊपर जो वातरंध्र रहते हैं, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, तने के ऊपर, पत्ती के ऊपर रंध्र रहते हैं, पत्ती के ऊपर रंध्र रहेंगे जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। तने के ऊपर, जड़ के ऊपर वातरंध्र रहेंगे और जड़ के ऊपर छोटे छोटे रोम भी रहते हैं बेटा, छोटे और पतले रोम भी रहते हैं। वहां से भी ये लोग गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जो भूमि के अंदर मिट्टी है और मिट्टी के कणों में जो बीच में जो गैप है, जो खाली स्थान है, वहां पे ऑक्सीजन मौजूद रहती है, वहां से भी ऑक्सीजन जड़ें लेती हैं। पानी से लेंगी, भूमि में मिट्टी से लेगी ऑक्सीजन जड़ें, तना है वो वातावरण से लेगा, पत्ती है वो भी वातावरण से ऑक्सीजन लेगी। जड़ मूलरोम और वातरंध्र है बेटा, वातरंध्र। ठीक है, पत्ती रंध्र से लेंगे, तने वातरंध्र से लेंगे और जड़ें जो है वातरंध्र से और मूल रोम से। पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया द्वारा। विसरण की क्रिया क्या है बेटा? आपने विसरण ये शब्द जो है केमिस्ट्री में सुना होगा। विसरण का मतलब है किसी चीज का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है, कम सांद्रता हमारे शरीर के अंदर है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन बाहर से शरीर के अंदर जाएगा, तो सांद्रता के साथ, मतलब सांद्रता जहां ज्यादा है वहां से कम सांद्रता की ओर कोई भी जो पदार्थ है वो बहने लग जाए अधिक सांद्रता से कम की ओर, तो उसे विसरण बोलते हैं। ठीक, पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया द्वारा होता है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ेंगे और रात में CO2 छोड़ते हैं। पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो ये क्या ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। जैसा कि हमने देखा था ग्लूकोज तोड़ने के लिए ऑक्सीजन लग रही थी, तो यहां ग्लूकोज बनेगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगी। ठीक, तो पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया विधि में वायवीय और अवायवीय दो प्रकार के श्वसन होते हैं। इसमें दिया हुआ है कि श्वसन के प्रथम पद समान होते हैं। वायवीय और अवायवीय में मैंने बताया आपको जो ग्लाइकोलिसिस है, जो ग्लाइकोलिसिस है,
चाहे हम जंतु और पादपों में देख लो या फिर बैक्टीरिया में देख लो, जो जीवाणु कोशिका है, दोनों के पास कोशिका द्रव है। चाहे जीवाणु कोशिका हो, पादप कोशिका हो, दोनों के पास कोशिका द्रव है, लेकिन दोनों के पास माइटोकॉन्ड्रिया का अंतर है। पादप कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया है, जंतु कोशिका और जीवाणु कोशिका के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अब जो जीवाणु कोशिका है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो उसमें श्वसन की क्रिया केवल किसमें चलेगी? कोशिका द्रव में। और जो पादप कोशिका है उसकी श्वसन की क्रिया प्रारंभिक प्रथम पद जो है, जिसे ग्लाइकोलिसिस बोला है, वो तो चलेगा कोशिका द्रव में, और आगे के बाकी सारे जो पद है, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ये चलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया किसमें? कोशिका द्रव में। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण किसमें? वायवीय श्वसन का प्रथम चरण हमारे कोशिका द्रव में, और द्वितीय चरण जो है क्रेब चक्र और हमारा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ये कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। वही यहाँ चीज लिखी है। श्वसन में क्रिया ग्लाइकोलिसिस तक की होती है, जो कि प्रथम चरण है। ये दोनों किसमें चलेगा? हमारा प्रथम चरण वायवीय और अवायवीय समान रहेगा, और ये चलेगा हमारा कोशिका द्रव में। किंतु आक्सीय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब चक्र संपन्न होता है। ये क्रेब चक्र कहाँ चल रहा है बेटा? क्रेब चक्र के बारे में बताया ना मैंने। क्रेब चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ चल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। और वायवीय श्वसन में निम्न पद। अब वायवीय श्वसन के निम्न पद क्या है? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ चल रहा है? कोशिका द्रव में। क्रेब चक्र कहाँ चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि यहाँ ये कहाँ चल रहा है? कोशिका द्रव में चल रहा है। तो ये तो समान हो गया जीवाणु के लिए भी और जंतु के लिए भी। क्रेब चक्र कहाँ चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में। तो क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में, और यह कोशिका द्रव में। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब चक्र से प्राप्त उत्पाद ईटीएस में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में डाल दिए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में क्या होगा? जो ग्लाइकोलिसिस में जो अपचायक पदार्थ बने, जो क्रेब चक्र में अपचायक पदार्थ बने, उनको ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। जो ग्लाइकोलिसिस में अपचायक पदार्थ बना NADH2, क्रेब चक्र में जो बने NADH2 और FADH2, ये अपचायक पदार्थ बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब चक्र में। और इन अपचायक पदार्थों को ईटीएस में भेज दिया जाता है, और यहां से ईटीएस में भेज के इनको एटीपी निकाल ली जाती है इनसे। ठीक है। तो एक NADH2 से, याद रखना, एक NADH2 से 3 एटीपी बनेंगे, एक FADH2 से 2 एटीपी बनेंगे। याद रहेगा, क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया, ये अपचायक पदार्थ है जो कि ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब चक्र में बनेंगे, आगे देखेंगे। एक NADH2 से 3 एटीपी, एक FADH2 से 2 एटीपी। ठीक, आखिर में हमें इस यहां जाके इनसे एटीपी हमें मिलेगा। याद रहेगा, एक NADH से 3 एटीपी, एक FADH2 से 2 एटीपी। याद रहेगा यहां तक। आगे बढ़ते हैं। EMP पाथवे या फिर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस बहुत बार सुन लिया, EMP पहली बार आया है नाम। EMP का मतलब है, ये 3 साइंटिस्ट के नाम पे इस जो पद को नाम दिया गया है, एम्बेडन, मैरनहॉफ और पैरानस। एम्बेडन, मैरनहॉफ, पैरानस, ये 3 वैज्ञानिक थे, ये 3 पादप वैज्ञानिक थे। इन्होंने ग्लाइकोलिसिस के बारे में समझाया और विस्तृत हमें बताया। ठीक है, अतः इसे EMP पाथवे भी कहा गया। यह कोशिका के कोशिका द्रव में संपन्न होती है। कई बार यह शब्द दोहरा चुका हूं। अवायवीय अभिक्रिया है। अवायवीय अभिक्रिया है तभी तो जीवाणुओं में और जंतुओं में, पादपों में समान है, कोशिका द्रव में चल रही है, और यह इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन भी नहीं लग रहा है, मतलब अवायवीय है। ग्लाइकोलिसिस में कुल 4 एटीपी उत्पन्न होते हैं। एक ग्लाइकोलिसिस के अंदर कुल 4 एटीपी उत्पन्न होते हैं, किंतु 2 एटीपी प्रयुक्त हो जाते हैं। ये सारी चीजें जो है अभी मैं पूरा
आपको चार्ट में समझा दूंगा और एक पूरा उसमें पद दिए हुए हैं ग्लाइकोलिसिस का, उसमें समझाऊंगा कैसे 4 एटीपी बने, 2 एटीपी कहाँ प्रयुक्त हो गए, कुल लाभ 2 एटीपी का हुआ, एक ग्लूकोज के अणु को तोड़ने में कितने एटीपी बने, वो सारी चीजें समझाऊंगा, कितने NADH2 बने, 2 NADH2 बने, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको अभी समझाऊंगा एक ग्लूकोज को तोड़ने में। कुल 8 एटीपी का लाभ होगा, ठीक है। एक ग्लूकोज अणु से 6 कार्बन का होता है, एक ग्लूकोज अणु 6 कार्बन का होता है। ग्लूकोज का सूत्र है ना C6H12O6। ग्लाइकोलिसिस के अंत में 2 पायरुविक अणु में बदल जाता है, ठीक। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा। इसमें क्या होगा, ये आपको अगर पूछ लिया गया, ये डायग्राम कभी आपको दे दिया गया और पूछ लिया गया कि इसमें कितने एटीपी बने, कैसे बने और कहाँ कहाँ बने, NADH2 कहाँ निकला, तो ये देख लो। इसमें पहला चरण कि कोशिका के अंदर जैसे ग्लूकोज पहुंचा, ग्लूकोज हमारा ईंधन है, इसको तोड़ के हमें एटीपी बनानी है, तो ग्लूकोज जो है पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा। ग्लूकोज को क्या करेंगे, तोड़ने से पहले इसको क्या करेंगे, इस पदार्थ का हम तोड़ने से पहले इसको हम उत्तेजित कर देंगे। इसको उत्तेजित करने के लिए फॉस्फेट जोड़ दो इसके साथ, मतलब फॉस्फेट लगा दो तो उत्तेजित हो जाएगा, ग्लूकोज टूटने के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब कि इसको ये बोल दिया कि बेटा बॉर्डर पे जा, तुझे शहीद होना है, उससे पहले इसको उत्तेजित करना पड़ेगा, तभी तो आगे जाके लड़ाई के लिए कूदेगा ये जंग में। अब ये जंग में जा रहा है, ग्लूकोज शहीद होने जा रहा है, टूटने जा रहा है, विघटित होने जा रहा है। इसको बोला कि तुझे हम उत्तेजित कर रहे हैं, इसको उत्तेजित करने के लिए फॉस्फेट जोड़ दिया कि जा बेटा शहीद हो जा देश के लिए, और ये देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो गया ये ग्लूकोज। इसने बोला कि फॉस्फेट जोड़ दो, मैं उत्तेजित हो जाऊंगा और सीमा पे लड़ने चला जाऊंगा। तो इसमें एटीपी से इसको एडीपी में बदल दिया, एटीपी ने एडीपी में खुद को बदल लिया, और मतलब कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो गया। मतलब ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट से एटीपी एडीपी में हो गया, डाइफॉस्फेट हो गया। तो एक यहाँ पे दे दिया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल गया, ठीक। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदल लिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल लिया, ग्लूकोज को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल लिया। अब फ्रक्टोज को बोला कि बेटा तुझे भी शहीद के लिए जाना है, तुझे भी शहीद होना है, तू भी आगे शहीद हो। इसने बोला मुझे भी उत्तेजित कर दीजिए, मुझे भी इतनी शक्ति दे दो कि मैं भी सीमा पे जाके लड़ सकूं। इसको बोला ले बेटा तू भी शक्ति ले ले, और शक्ति क्या है, फॉस्फेट जोड़ दो और शहीद करने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में बदल जाएगा। मतलब 2 जगह पे फॉस्फेट जुड़ गया, फ्रक्टोज के साथ 2 जगह पे जो है फॉस्फेट जुड़ गया। फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों 6 कार्बन वाले कार्बनिक पदार्थ हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है। मतलब पहले नंबर पे फॉस्फेट जुड़ गया, पहले कार्बन पे 2 3 4 5 6 और छठे नंबर पे जाके फॉस्फेट जुड़ गया, इसीलिए इसको बोला फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बोल दिया। इसको भी उत्तेजित कर दिया कि बेटा शहीद होने जा। शहीद होने गया और बॉर्डर पे जाके फट गया। ये शहीद होने गया, अपने शरीर पे बम बांध लिए और घुस गया दुश्मन सीमा में, और वहां जाके फट गया और 2 टुकड़ों में बट गया, 2 टुकड़ों में बट गया। बॉर्डर पे गया, शहीद हो गया और अपने आप को उड़ा दिया बम से, और 2 टुकड़ों में फट गया। और 2 टुकड़े इसके हुए क्योंकि ये बहुत ही बहादुर था, इसके हर टुकड़े जो है, इसकी कुर्बानी बर्बाद नहीं जाएगी। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का जो सीमा पे जाके शहीद हुआ, ये बर्बाद नहीं जाएगा। इसका हर एक कतरा कतरा ऊर्जा हमें देगा और हम इससे ऊर्जा लेंगे। अब क्या हुआ, ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट बन गया। इसे बोला ट्राइओज फॉस्फेट। ये भी ट्राइओज फॉस्फेट है। मतलब कि 3, ये 6 कार्बन का था, जो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन वाले हैं। अब ये 3-3 कार्बन वाले हो गए, इसीलिए बोला ट्राइओज फॉस्फेट। 3 कार्बन वाला एक पदार्थ ये बनेगा, 3 कार्बन वाला ये पदार्थ बनेगा। तो जो 3 कार्बन वाला ये पदार्थ बना, इसे बोला पागल, और इसे बोला धाप। धाप और पागल, तो जो वो पागल ही होते हैं जो सीमा पे देश के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इतना जुनून होता है कि देश के लिए पागल हो जाते हैं कुर्बानी देने के लिए। तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज उत्तेजित हुए, सीमा पे चले गए। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट 2 भागों में फट गया सीमा पे, तो एक से पागल बना और एक से धाप बना।
पागल का पूरा नाम है ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये कीटोन वाला अणु है, ये एल्डिहाइड वाला अणु है, ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये पागल बना फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये धाप बन गया। ठीक, अब क्या होगा, इनसे जो प्रक्रिया यहां चल रही है सेम वही प्रक्रिया इसके नीचे चलेगी। तो एक ग्लूकोज अणु यहां तक दो भागों में बंटने से पहले एक ही लाइन चल रही थी, अब दो लाइनें अलग चलेंगी और समानांतर। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। अब 3 अणु वाली एक प्रक्रिया यहां चलेगी, कार्बन के 3 अणु इधर है, कार्बन के 3 अणु इधर है, इससे पहले 6 अणु थे, तो 3 अणु वाली एक प्रक्रिया इधर चली, 3 अणु वाली एक प्रक्रिया इधर चली। अब 3 अणु में फिर ये बनेगा 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उससे बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फॉस्फोपाइरुवेट, ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पीईपी, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये पीईपी शब्द जो है बेटा हम फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में भी पढ़ेंगे। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और उससे बनेगा पाइरुवेट, और पाइरुवेट भी 3 कार्बन वाला है। तो बेटा इस प्रक्रिया, सेम यही प्रक्रिया यहां पे भी चल रही है। तो यहां पे एक बना पाइरुवेट, तो यहां पे भी तो 3 कार्बन वाला एक पाइरुवेट बनेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया ऐसी चली। तो ये पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस में पहला जो पदार्थ है जो भाग लेता है वो ग्लूकोज है। ग्लाइकोलिसिस में अंतिम पदार्थ जो बनता है वो पाइरुवेट है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है, पाइरुवेट 3 कार्बन वाला है। एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनते हैं, याद रहेगा। ग्लूकोज में सबसे प्रथम, ग्लाइकोलिसिस में सबसे प्रथम प्रयुक्त होने वाला पदार्थ ग्लूकोज है। ग्लूकोज कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला है। ग्लाइकोलिसिस में अंतिम जो पदार्थ बनता है वो पाइरुवेट है, या पाइरुविक एसिड है, या पाइरुवेट है। और पाइरुवेट कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला है। तो एक ग्लूकोज अणु से 2 पाइरुवेट बन गए, 3-3 कार्बन वाले। यहां तक समझ में आ गया? यही ग्लाइकोलिसिस है। तो अब इसको उत्तेजित किया था, उत्तेजित जो किया था तो ये 2 जगह उत्तेजित किया था। एटीपी से 2 एटीपी यहाँ खर्च किए, एक जगह फ्रक्टोज को उत्तेजित किया, एक बार ग्लूकोज को उत्तेजित कर दिया, फिर फ्रक्टोज बनाया तो फ्रक्टोज को भी एक बार उत्तेजित कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने NADH2 अपचायक निकाले। जब पहली बार जो फट गए थे उसके बाद उसके नीचे जो अपचायक, एक NADH2 यहाँ बनेगा तो एक यहाँ पे भी बनेगा NADH2, एक NADH2 यहाँ बनेगा। अब जस्ट उसके नीचे एक ATP यहाँ बना और एक ATP यहाँ बना, तो एक NADH2 यहाँ बन गया। तो इसी के सामने ये पद चल रहा होगा तो एक ATP यहाँ बनेगा, इसी के सामने ये पद चल रहा होगा, एक ATP यहाँ बनेगा। तो मतलब एक ग्लूकोज के अणु से 2 ATP बन गए, 2 NADH2 बन गए, तो 2 NADH2, 2 ATP बन गए। तो मैंने बताया था एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं। एक NADH2 से गुणा कर दे 3 का, तो यहाँ पे कितने हो गए? 6, और 2 ATP ये, एक ATP यहाँ बन रहा है, एक ATP यहाँ बन रहा है, तो एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, तो ये 4 हो गए, तो ये 4 हो गए, तो ATP ये 4 हो गए। कुल कितने ATP? 10। लेकिन लाभ हमें कितने का होगा इसमें ATP का? -2 कर दूं? -2 इसलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि 2 हमने ATP यहाँ उपयोग भी तो कर लिए थे, तो हमें लाभ कितने का होगा? 8 का। ये चरण समझ में आ गया? ये पूरा चरण समझ में आ गया? क्योंकि हमारे पास ये ऐसा का ऐसा यहाँ चला, तो 2, एक NADH2 यहाँ बना तो एक यहाँ बना, एक ATP यहाँ बना तो यहाँ पे बना, दूसरा ATP इस पद पे बना तो यहाँ पे बना, तो 4 ATP हो गए। ये 4 ATP हो गए, 2 NADH2 हो गए, वो लिख दिए, एक NADH2 से 3 ATP और 4 ATP ये 10, लेकिन लाभ हमें 8 का होगा। ये NADH2 यहाँ नहीं देंगे ऊर्जा, ये कहाँ जाके देंगे हमें ATP? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चक्र में। ठीक, ठीक है बेटा? आगे बढ़ते हैं।
अब जो वहाँ पे हमने पायरुविक अम्ल बना लिया था, ये कोशिका द्रव में चल रहा था ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में चल रहा है, तो आगे की क्रिया हमने बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद आगे की जितनी भी क्रिया होगी कहाँ चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पहुंच गया, पायरुविक एसिड। हमने बताया था एक ग्लूकोज टूटने से 2 पायरुविक अम्ल बने थे, 3-3 कार्बन वाला था ये परमाणु, ये अणु जो था पायरुविक अम्ल का, ये 3 कार्बन वाला था, 2 अणु बने थे, एक इस तरफ बताया था, एक इस तरफ बताया था। अब ये पायरुविक अम्ल आगे जाके पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए में बदल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। तो एसिटाइल को एंजाइम ये ए है, यहां से 2 CO2 निकल गए। ये 3 कार्बन वाला 2 अणु है, तो इन 2 अणु 3 कार्बन वाले से 2 CO2 निकल गए, के मतलब कि 2 अणु से 2 CO2 निकल गए, मतलब ये 2 कार्बन वाले में बदल गया होगा। ये 3 कार्बन वाला पायरुविक अम्ल 2 कार्बन वाले एसिटाइल को एंजाइम ए में बदल गया। यहां तक समझ में आ गया। ये 3 कार्बन वाला था, ये 2 कार्बन वाले में बदल गया। अब ये 2 कार्बन वाला जो है ये क्रेब्स साइकिल में अंदर चला जाएगा। ठीक, ये क्रेब्स साइकिल में अंदर चलेगा। और यहाँ पे ये 2 पायरुविक अम्ल है, तो एक साथ 2 पायरुविक अम्ल ही होंगे, ये अलग अलग 2 चलेंगी प्रक्रिया। एक पायरुविक अम्ल यहाँ पे होगा, एक पायरुविक अम्ल यहाँ से चलेगा। इनको एक साथ लिख दिया है, तो एक एसिटाइल यहाँ बनेगा, एक एसिटाइल यहाँ बनेगा, ये पूरी प्रक्रिया 2 बार चलेगी। ठीक, और इसी को हमने एक साथ 2 अणु करके लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज से 2 बने थे अलग अलग, तो अलग अलग चल रहे हैं। ठीक, अलग अलग ही 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगी, क्योंकि 2 अलग अलग एसिटाइल को एंजाइम ए बने, तो 2 अलग अलग क्रेब्स साइकिल में जाएंगे, दोनों एसिटाइल को एंजाइम ए। आगे बढ़े तो बेटा आज जो पढ़ाया आपको समझ में आ गया। श्वसन के बारे में बताया, पादप में बताया, जंतुओं में बताया। जो हमारे विषाणु है उसके अंदर, जो हमारे जीवाणु है, विषाणु है, उनके अंदर कोशिका द्रव में होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया का क्या लाभ है श्वसन में, वो सारी चीज़ें बताई। आज का लेक्चर यहीं तक था। आगे हम क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी क्वेसेंट जिसे श्वसन गुणांक बोलते हैं, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अगले हमारा जो भी लेक्चर रहेगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, बाय बाय।